हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का स्पेक्ट्रम का लेक्चर। आगे ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल से, यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल के अंदर में। फिर 1765 से 1772 के बीच में जैसे ही जो बैटल होती है बक्सर की वो फिनिश होती है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक रियल मास्टर हो जाती है बंगाल की, और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या था कि कंपनी भी रूल कर रही थी और जो नवाब था बंगाल का वो भी रूल कर रहा था, जिसके हाथ में अगर आप देखेंगे जो कंपनी और जो नवाब थे बंगाल के वो अलग अलग पैरेलली रूल करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, तो जो दीवानी वगैरह थे, जस्ट लाइक दीवानी का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना रेवेन्यूज़ को। और जो दूसरा था निज़ामत, निज़ामत क्या होता है, जो कि ये पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन होता है। ये जो था ये किसके अंडर में था, ये था कंपनी के अंडर में एकदम, अगर आप देखेंगे तो। ठीक और जो कंपनी थी वो एक्सरसाइज करती है दीवानी राइट्स एज द दीवान, और जो निजामत राइट्स वो अपने नॉमिनेशन के थ्रू एक डेप्यूटी सूबादार को प्लेस कर देते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो, पैसे का काम वो खुद कर रहे हैं और जो निजामत का काम है उसको वो अपने सूबेदार के थ्रू करा रहे हैं। और जो कंपनी है वो पूरी तरीके से एक्वायर कर लेती है जितने भी दीवानी के फंक्शन होते हैं एम्परर से, और जो निजामत फंक्शन है वो पूरा सूबेदार जो होता था वो मतलब ले लिए थे बंगाल से ही। बट एक तरीके से ऐसा था कि अगर वो रूल भी करेगा तो उनके अंडर में ही करेगा, ऐसे जो फंक्शन वगैरह करेगा। तो ठीक, तो यानी कि कंपनी के पास फुल्ली दीवानी फंक्शंस तो था जो कि एम्परर से ले लिया था, और जो निजामत फंक्शन था वो जो सूबेदार था बंगाल को उससे ले लिया था। और अब ये अपने हिसाब से डेप्यूटी सूबेदार वगैरह ये सारी चीज़ें करके उनको सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे एक ग्रेट एडवांटेज मिली किसको, कंपनी को, क्योंकि सारी चीज़ें अब इनके हाथ में आ गई थी। ठीक, मतलब जो एक पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो इनके हाथ में था। अब ये एक वो बन गए थे, मतलब एक तरीके से पपेट बन गए थे इंडियन रूलर्स इनके हाथ में। ओके जो नवाब था वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबल रहता था मेंटेन करने के लिए पीस एंड ऑर्डर। और हालांकि ये सारे फंड वगैरह के लिए किस पे डिपेंड करता था, और फोर्सेस के लिए कंपनी पे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ही पैसा चला गया था, कंपनी के पास ही क्या चला गया था, कंपनी के पास ही ये जो निजामत फंक्शन था वो भी चला गया था। तो अब सारा डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गया, कंपनी के ऊपर। और इस एक्सरसाइज से अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि जो दीवानी फंक्शन था कंपनी का, उसने दो डेप्यूटी दीवान्स को अपॉइंट करा। एक था मोहम्मद रेज़ा खान बंगाल के लिए, राजा सिताब रॉय बिहार के लिए। जो मोहम्मद रेज़ा खान था उस वो एज अ डेप्यूटी निज़ाम था और डेप्यूटी सूबेदार भी था। और ये जो ड्यूअल सिस्टम था ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन कर देता है, और ये काफ़ी डिजास्टर्स साबित होता है बंगाल के लोगों के लिए। ये जो कंपनी थी, ना ही कंपनी और ना ही नवाब मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल केयर करते हैं, ना ही पब्लिक वेलफेयर की। तो जो वॉरेन हेस्टिंग है वो आते हैं, इस ड्यूअल सिस्टम को अलग कर देते हैं 1772 में। ठीक, इसके बाद में क्या होता है कि मैसूर रेजिस्टेंस चालू होता है कंपनी के अगेंस्ट में, यानी कि साउथ वाली साइड में वडियार या मैसूर डायनेस्टी, जो भी आप बोलना चाहे। तो जो बैटल ऑफ टालीकोटा है वो 1565 में होती है, और एक डेडली ब्लो देती है किसको, जो ग्रेट किंगडम होता है किसका, विजयनगर का। और जो छोटे मोटे किंगडम होते हैं वो भी इमर्ज हुए फिर यहाँ से। तो 1612 के अंदर में एक हिंदू किंगडम था जो कि वुडियार्स के अंदर में था, वो इमर्ज होना चालू होता है मैसूर के अंदर में, जिसका चिक्का कृष्ण राज वुडियार सेकंड जो कि रूल करते हैं 1734 से 1766 तक। और इस सेकंड हाफ में जो मतलब इस सेकंड हाफ में 18th सेंचुरी के, तो मैसूर जो वो इमर्ज होता है एज अ फॉर्मिडेबल पावर किसकी लीडरशिप में, हैदर अली की एंड टीपू सुल्तान की। जो इंग्लिश है वो फेल्ट करते हैं, मतलब इंग्लिश के पास क्या होता है, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट होता है साउथ इंडिया में। बट ये थ्रेटेंड थे बिकॉज क्योंकि मैसूर पावर जो थी वो प्रोक्सीमेटी मतलब एकदम सुप्रीम में थी, प्रोक्सीमेटी थी किसके साथ, फ्रेंच एंड हैदर अली वगैरह था। टीपू का कंट्रोल था एक रिस्ट्रेट वगैरह के ऊपर, मालाबार कोस्ट वगैरह पे। तो जो मैसूर पावर थी उसको एक थ्रेट देखा जा रहा था इंग्लिश के मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे इनका जो कंट्रोल था मद्रास के ऊपर। तो वो एक जो मैसूर था वो एज अ थ्रेट काम कर रहा था। हैदर अली का राइज कैसा हुआ, 18th सेंचुरी में दो भाई थे, नंजराज जो कि सर्वाधिकारी थे, और एक थे देवराज जिसको दुलवाई के नाम से जानते हैं। इन्होंने रिड्यूस करा चिक्का कृष्णा राज वडियार को और एक पपेट टाइप से बनाया। और जो हैदर अली थे वो बोर्न होते हैं 1721 में, और ये स्टार्ट करते हैं अपना करियर एज अ हॉर्समैन मैसूर आर्मी के मिनिस्टर्स के अंडर में, नंगराज एंड देवराज के अंडर में। और ये अनएजुकेटेड थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलेक्ट एंड वाज अ ग्रेट एनर्जी
एंड डिटर्मिनेशन इनके काफ़ी अंदर भरा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड इनकर्सन हो रहे थे मराठास की तरफ से और जो निज़ाम वगैरह थे उनकी तरफ से इनकी मैसूर वाली टेरिटरी में। इसकी वजह से काफ़ी हैवी फाइनेंशियल डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि लॉसेस वगैरह तो होती ही हैं। मैसूर जो है वो फाइनेंशियल पॉलिटिकली वीक हो जाता है और इसके ज़रूरत पड़ जाती है इस मैसूर को एक मतलब एक अच्छे लीडर की, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिकली स्किल्स वगैरह कर पाए, यानी कि मिलिट्री पावर को अच्छे संभाल पाए, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कर पाए। तो हैदर अली ये सारी नीड को फुलफ़िल करते हैं और वो क्या करते हैं, वो रॉयल अथॉरिटी को हटा देते हैं और वो एक डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं मैसूर के 1761 में। बाद में रियलाइज़ होता है कि जो मराठास थे वो भी धीरे धीरे मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंगली जो वो कर रहे थे वॉर वगैरह अपनी कावलरी वगैरह के साथ, या जो जैसे फ्रेंच वगैरह थे, फ्रेंच वगैरह ने भी ट्रेंड कर दिया था निज़ामी वगैरह को, और मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उनको लेस कर दिया था आर्म्स वगैरह से, आर्टिलरी ये सारी चीज़ों से। और ओबियसली आते जब ये सारी चीज़ें उनके पास आ जाएंगी तो ठीक ठाक तरीके से वो क्या करेंगे, अटैक वगैरह करेंगे। तो हालांकि बाद में क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से जब फ्रेंच को भी समझ में आ जाता है कि नहीं भाई अब जो ये आर्मी वगैरह है ये मतलब जो हैदर अली वगैरह है वो ठीक तरीके से रूलर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर फ्रेंच इसकी भी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ओब्वियसली बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सीन होता है, जिसके हाथ में पावर उसकी तरफ झुकाव हो ही जाता है। तो जो हैदर अली हैं वो हेल्प लेते हैं फ्रेंच की और वो सेटअप करते हैं काम फैक्ट्री डिंडीगुल में, तमिलनाडु के अंदर में, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्टर्न मेथड ट्रेनिंग का अपनी आर्मी के लिए, और स्टार्ट करते हैं एक कंसिडरेबल मतलब एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक स्किल का यूज़ करते हैं अपने ओपोनेंट के लिए। और इनकी जो मिलिट्री स्किल थी वो काफ़ी सुपीरियर थी और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन्होंने इस चीज़ का। उन्होंने कैप्चर करा डोड, बल्लापुर, शेरा, बेदनूर, होसकोटे 1761 से 1763 के बीच में, और सारे जो पॉलीगढ़ से साउथ इंडिया वगैरह को वो इनके अंडर में आ गए, यानी कि जो आज का तमिलनाडु है। और जो मतलब रिकवरिंग फ्रॉम द डिफीट एट पानीपत, तो जो मराठास थे माधव राव के वो अटैक करते मैसूर पे, यानी कि अभी तो ये उभरे भी नहीं थे कहाँ से, पानीपत की हार से, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठास और उसके बीच में अहमद शाह अब्दाली के। और ये इसी बीच जो मराठास हैं माधव राव के अंडर में ये अटैक कर देते मैसूर को, डिफीट कर देते हैं हैदर अली को 1764 में करते हैं, 1766 1771 में। और हैदर अली जो है वो एक लार्ज सम ऑफ मनी भी देते हैं इन लोगों को, लेकिन जैसे ही डेथ हो जाती है माधव राव की 1772 में, तो हैदर अली फिर दोबारा से रेड करते हैं मराठास के ऊपर काफ़ी बार 1774 से 1760 बीच में, और जितनी भी टेरिटरी इनको पहले वो खो चुके थे वो सारी इनसे वापस ले लेते हैं और नई टेरिटरीज भी कब्जा लेते हैं इनकी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अगर देखा जाए तो 1767 से 1769 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी कि जो इनकी काफ़ी अच्छी सक्सेस हो गई थी बंगाल में ब्रिटिशर्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर, लेकिन एक इन्होंने ट्रीटी, और इसके वजह से इनकी एक ट्रीटी भी हो रखी थी निजामों हैदराबाद के साथ 1766 में। और इनको जो था नॉर्थन किरकार्स वाला जो रीजन था वो भी दे दिया था कि, और बोला था कि ये प्रोटेक्ट करेंगे ओके इस निज़ाम को हैदर अली से। और जो हैदर था वो ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट में था नवाब ऑफ आरकोट के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे उसके मराठास के साथ में। तो अलाइंस कैसे चेंज हुई, तो जो निज़ाम मराठा और जो इंग्लिश मैन थे वो एक साथ आए हैदर अली के ख़िलाफ़। हैदर जो है वो मतलब अपने टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये मराठास को पे करते हैं कि आप न्यूट्रल रहिए, और प्रॉमिस करते हैं कि उनको वो अपनी टेरिटरीज़ का शेयर देंगे जो भी उन्होंने कॉन्कर करी है, ठीक। promising to share. He paid the Marathas to turn them neutral and promising. Okay, मराठास को तो ये पैसे का बोल देते हैं और इनको निज़ाम वगैरह को बोल देते हैं कि भाई हम आपको न्यू टेरिटरी में शेयर वगैरह दे देंगे। तो फिर बाद में निज़ाम को ज्वाइन कर लेते हैं और ये अटैक करते हैं नवाब ऑफ आरकोट पे। तो जो कारण था वो क्या था कि जो वॉर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है, मतलब बिना किसी कंक्लूजन के, यानी कि कुछ निष्कर्ष तो निकलता नहीं। तो हैदर जो वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं और वो अचानक से वो अपीयर हो जाते हैं गेट ऑफ मद्रास, बिफोर द गेट ऑफ मद्रास। और ये कंप्लीट काओस और पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है मद्रास में, और फोर्स करते हैं इंग्लिश को
कि एक ट्रीटी के लिए, और उनको फिर वो एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करनी पड़ती है हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास करके। ये ट्रीटी प्रोवाइड करती है कि जितने भी प्रिजनर्स थे और जो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन हुए थे, मतलब इनको वो वापस करेंगे इंग्लिशमैन जो भी इनके प्रिजनर्स थे। और हैदर अली ने प्रॉमिस करा कि वो हैदर अली वॉज प्रोमिस द हेल्प ऑफ द इंग्लिश इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर, कि इफ अगर इंग्लिशमैन को कोई भी पावर अटैक करती है तो वो उनकी हेल्प करेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है फिर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो चलता है 1780 से 84 के बीच में। हैदर अली एक्यूज द इंग्लिश ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी of Madras when in 1771 he was attacked by the Marathas and the English failed to come to his aid। मतलब कुल मिला के ये देखा जाता है इसमें जो ट्रीटी ऑफ मद्रास करी गई उसका जो है वो इंग्लिश मैन उल्लंघन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि इफ़ अगर हैदर अली को भी कोई अटैक करता है तो ये इंग्लिश मैन आएंगे, और इंग्लिश को अगर कोई अटैक करता है तो हैदर अली जाएंगे। अब जैसे ही इन पे अटैक कर देते हैं मराठास वगैरह ये सब, तो लेकिन ये इंग्लिश मैन नहीं आ पाते हैं, यानी कि इंग्लिश लोग नहीं आ पाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। और ये देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी इंग्लिश मैन के कंपैरिजन में। ओके, और क्योंकि इनकी जो मतलब इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, गन सल्पेटर लेड वगैरह, हर एक चीज़ से लैस थे, फ्रेंच भी थी। तो जो माहे था जो कि एक पोजेशन था, किसका? फ्रेंच पोजेशन था मालाबार कोस्ट में। तो कुछ जो फ्रेंच वॉर मटेरियल जो था वो लाया गया मैसूर में भी। मीनवाइल जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो ब्रोक आउट हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंच है वो रेबेल करती है अगेंस्ट इंग्लिश मैन के खिलाफ। और इसके अंदर में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, कंसर्न हो जाते हैं इंग्लिश को लेके, और जिसकी वजह से ये ट्राई करते हैं कैप्चर करने का माहे को। और जो हैदर है वो मतलब हैदर रिगार्डेड टू बी अंडर हिज प्रोटेक्शन। हैदर जो है वो कंसिडर करते हैं इंग्लिश को मतलब इंग्लिश कंसिडर द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। यानी कि इंग्लिश मैन जो है वो मतलब अटेम्प्ट करते हैं कि वो कैप्चर कर सके माहे को, लेकिन हैदर जो है वो इस चीज़ को एक डायरेक्ट चैलेंज ले लेते हैं कि वो इनकी अथॉरिटी पे अब वो कब्जा करने आ रहे हैं इंग्लिश मैन एज सच। तो कॉज ऑफ वॉर जो था वही था कि मतलब एंटी इंग्लिश अलाइंस बना लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब ये हेल्प नहीं करने आएंगे तो वो तो करेंगे ही, इस तरीके से अलाइंस तो बनाया गई। और फिर बाद में अटैक वगैरह कर देते हैं ये कार्नेटिक वगैरह में, और कारकोट को कैप्चर कर लेते हैं, आर्मी को डिफीट कर देते हैं इंग्लिश मैन की, जो कि किसके अंडर में थी? कॉलोनल वैली के अंडर में 1781 में, लेकिन वो उसको हरा देते हैं, कौन? हैदर। और इसी समय पे क्या होता है, जो इंग्लिश होते हैं जो कि सर आयरकूट के अंडर में, वो डिटैच कर देते हैं मराठास को, निज़ाम को हैदर की साइड से। और इंग्लिश मतलब काफ़ी तरीके से बहुत ज़्यादा ओनली टू सफ़र अ डिफीट एट पोर्टो नोवो इन नवंबर 1781। However, he regrouped his forces and defeat the English and captured their commander Braithwaite। ओके, तो मतलब इस समय पे क्या होता है, इसी समय पे कि जो इंग्लिश थे जो कि किसके अंडर में, सरायर कूट के, वो डिटैच कर देते हैं बहुत मराठास को, निज़ाम को हैदर की साइड से, और अनडेटर्ड करते हैं हैदर को। और वो फेस करते हैं कि जो इंग्लिश बोल्डली सफ़र करते हैं एक डिफीट को पोर्ट नोवो पे नवंबर 1781 में। और वो रीग्रुप करते हैं अपनी फोर्सेस को, डिफीट कर देते हैं इंग्लिश मैन को, और कैप्चर्ड करते हैं कमांडर ब्रेथवेटे को। और फिर बाद में होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, यानी कि हैदर अली जो है वो मर जाते हैं कैंसर की वजह से 7 दिसंबर 1782 में। अब उनके बेटे टीपू सुल्तान कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को बिना किसी पॉजिटिव आउटकम के, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव भी रहते हैं वॉर्स वगैरह में। दोनों साइड जो है वो हमेशा नेगोशिएट करने की कोशिश में भी रहती हैं वैसे पीस वगैरह को, ठीक। और इसमें क्या हुआ था कि इन दोनों ने अपनी एक दूसरे की टेरिटरी वापस कर दी थी जो भी इन लोगों ने अपनी हथियाई थी। ओके, बट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ये होता क्यों है? क्योंकि जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता है टीपू एंड जो स्टेट था त्रावणकोर का, उसके बीच में। जो ट्रावनकोर था वो परचेस करता है जलकोट्टल एंड कैन्नौर को डच लोगों से कोचिन स्टेट में। और जो कोचिन जो था वो फिडेटरी था टीपू का, और ये इस चीज़ को कंसिडर करते हैं एज एक्ट ऑफ ट्रावनकोर एज अ वायलेशन, कि उनके सॉवरेन राइट का वायलेशन करा गया है। तो टीपू इस चीज़ को ऐसे देखते हैं। 1790 में क्या होता है कि जो टीपू है वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर ट्रावनकोर के
अगेंस्ट में, जिससे कि वो अपने राइट्स को रिस्टोर कर सके। मतलब कुल मिला के ये जो था कोचिन था वो इनके अंडर में था टीपू का, और टीपू की ही टेरिटरी के अंदर से इन्होंने डच लोगों ने ये कब्जा लिया था, मतलब उधारी पे ले ली थी जगह, जलकोट्टल एंड कैनोर करके। जो कोर्स ऑफ वॉर था वो क्या था कि जो इंग्लिश थे वो साइड थे किसके, त्रावणकोर के, और वो अटैक करते हैं टीपू को 1790 में, जो टीपू डिफीट कर देते हैं इंग्लिश को, जो कि किसके अंडर में होती है, इंग्लिश फोर्सेज जनरल मीडोज के। और 1791 में जो कॉर्नवालिस है वो लीडरशिप संभालते हैं, और वो हेड करते हैं लार्ज आर्मी को, और मार्च करते हैं अम्बूर एंड बेल्लोर की तरफ और बेंगलोर की तरफ, और वो कैप्चर कर लेते हैं उसको 1791 में। एंड फिर यहाँ पे ही सेरिंगपट्टनम की तरफ जाते हैं और कोयम्बटूर को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। और लगभग, और बाद में ये बट दे लॉस्ट इट अगेन, मतलब वो कब्जा तो लेते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं, और एट लास्ट मराठास के सपोर्ट से, निज़ाम के सपोर्ट से, जो इंग्लिश मैन है वो अटैक करते हैं फिर दोबारा सेरिंगपट्टनम में। और टीपू जो है वो ऑफर करते हैं एक सीरियस अपोजिशन, मतलब एक तगड़े से रिटेलिएशन करते हैं इनके अगेंस्ट में। और कंसिक्वेंटली क्या होता है कि उनको पे करना पड़ता है हैवीली, और अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में क्या होता है कि जो ये ट्रीटी थी 1792 में हुई थी, नियरली जितनी भी हाफ मैसूरियन टेरिटरी थी वो ले ली जाती है इन जीते हुए राजाओं के थ्रू, और जो बारामल थे, डिंडुगल थे, मालाबार थे, वो इंग्लिश मैन के हाथ में चले जाते हैं, और जो मराठास हैं उनको रीजन मिल जाता है जो कि तुंगभद्र के आसपास का था, और जो ट्रिब्यूटरीज थी उसकी, और जो निज़ाम है वो एक्वायर्ड कर लेते हैं जो भी एरियाज थे कृष्णा के, या उससे आगे जो पेन्नर रिवर थी वहाँ तक। और इसके बाद क्या होता है कि जो वॉर है इसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, 3 करोड़ रुपए भी लिए जाते हैं किससे, टीपू से। और जो आधा वॉर था उसकी इंडेमनिटी भी पेड करी जाती है इमीडिएटली, और जो बाकी जो थी वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है। और जो टीपू के जो 2 बेटे थे उनको लेके जाया जाता है इंग्लिश मैन के द्वारा, कि मतलब वो ये पैसे दे देना इनको ले जाना वाला जो सीन हो जाता है उस तरीके से। फिर नेक्स्ट होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, जो इंग्लिश मैन थे, जो इंग्लिश और एज वेल एज जो टीपू सुल्तान थे, 1792 से लेकर ये 1799 तक का चलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कवर करते हैं। टीपू फुलफिल करते हैं अपनी जितनी भी टर्म्स होती हैं ट्रीटी की सेरिंगम ऑफ पट्टनम वाली, और वो अपने बेटे को रिलीज़ करवा लेता है 1796 में, जिस टाइम पे हिंदू रूलर वुडियार डायनेस्टी के मर जाते हैं, और जो टीपू जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं प्लेस करने से वुडियार पे अपना जो छोटा बेटा था उसको डिक्लेयर करते हैं खुद को सुल्तान, और वो डिसाइड करते हैं कि वो एवेंज लेंगे जो ये ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी, और ये जो जितनी भी टर्म्स हुई थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में उसका बदला लेंगे। 1798 में क्या होता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ले हैं वो सक्सीड करते हैं, और जो सर जॉन सोरे हैं वो एक न्यू गवर्नर जनरल बनते हैं, और जो इम्पीरियलिस्ट था कोर का, जो वेलेस्ले थे वो कंसर्न थे काफ़ी टीपू की ग्रोइंग फ्रेंडशिप को लेकर फ्रेंच के साथ। और मतलब ऑब्वियसली बात है, उन इसकी जब उसके साथ दोस्ती बनेगी तो सामने वाला तो खतरे में अपने आप को महसूस करेगा ही, ओके। और इस समय पे क्या होता है, जो टीपू है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को भी एनिलेट करते हैं, और जो फोर्स है वो अपने आप को फोर्स हिम टू सबमिशन एट एनिलेटिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फोर्स हिम टू सबमिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस। अगर आपको पता है तो इसी समय पे वो सब्सिडरी अलाइंस वाला सिस्टम भी चल रहा था, तो इनको बोला जाता है कि आप सब्सिडरी अलाइंस के अंडर में आ जाइए, ठीक। बट ये सच नहीं आते हैं, तो जो चार्जशीट थी वो अगेंस्ट में फाइल हो जाती है टीपू सुल्तान को, मेंशन करते हैं। सो द चार्जशीट अगेन टीपू मेंशन that he was okay, keep plotting against the English with the Nizam and the Marathas, that he had sent embassies to Arabia, Afghanistan, Kabul and Chaman Shah, as also to Isles of France and Versailles with treasonable intent. Tipu explanation did not satisfy Wellesley, यानी कि मतलब इन्होंने इन सब जगह पे अपने काफ़ी सारी चीज़ों को सेंड करा, और इनसे जो वेलेस्ले ने एक्सप्लेनेशन मांगा तो है जो टीपू का एक्सप्लेनेशन था उनसे ये वेलेस्ले सेटिस्फाई भी नहीं हो पाए। तो जो कोर्स था वॉर का वो क्या था कि जो बिगन होता है वो 17 अप्रैल 1799 को, एंड होता है 4 मई 1799 में। सेरिंगपट्टनम हार दिए जाते हैं, और जो टीपू है वो डिफीट हो जाते हैं
पहली बार किससे? इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट से और बाद में जनरल हैरिस से। और जो आर्थर वेलेस्ली थे जो कि ब्रदर थे लॉर्ड वेलेस्ली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं वॉर में। और जो इंग्लिश थे वो अगेन हेल्प करे जाते हैं मराठास के द्वारा, निज़ाम के द्वारा। और जो मराठास हैं उनको प्रॉमिस कर दिया जाता है कि जो वो हाफ ऑफ द जो टेरिटरी है टीपू की, वो उसको दे दी जाएगी। और निज़ाम को ऑलरेडी साइन कर दिया था सब्सिडरी अलायंस में। ठीक। जो टीपू था वो अपनी लाइफ जो है वो एकदम पूरी लाइफ एकदम ब्रेवली से लड़ते हैं, ब्रेवरी से। और उनके फैमिली मेम्बर जो है वो कहाँ चले जाते हैं? वेल्लोर में। और जो उनके ट्रेजरर्स थी वो कॉन्फिस्केट कर ली जाती है इंग्लिश के द्वारा। और जो इंग्लिश मैन जो है वो चूज़ करते हैं एक बॉय उस समय के हिंदू रॉयल फैमिली में से, मैसूर का एज अ महाराजा, और इम्पोज करते हैं उस पर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी कि उस पर अपना राजा बैठा के इंग्लिश मैन फिर उसको अपने सब्सिडरी अलायंस में ले लेते हैं। मैसूर जो था टीपू के बाद में क्या होता है कि जो वेलेस्ले हैं वो ऑफर करते हैं काफ़ी सारे ऑफर करते हैं सुंदा एंड हरपोनले डिस्ट्रिक्ट को मैसूर किंगडम के मराठास को, लेकिन वो बाद में रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो जो निजाम है उनको ये डिस्ट्रिक्ट दे दी जाते हैं, कौन से? गूटी एंड गुरमकोंडा। और जो इंग्लिश है वो पोजेशन कर लेते हैं कन्नारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम, सेरिंगपट्टनम पे। और जो न्यू स्टेट है मैसूर के वो हैंड ओवर कर दिया जाता है ओल्ड हिंदू डायनेस्टी वुडियार को, उनका माइनर रूलर कृष्णराज थर्ड के अंदर में, जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी सब्सिडरी अलायंस को भी। 1831 में जो कि विलियम वेंटिक जो कि कंट्रोल ले लेते हैं मैसूर का, किस ग्राउंड पे? मिस गवर्नेंस के। 1881 में जो लॉर्ड रिपन है वो रिस्टोर करते हैं किंगडम को दोबारा से उस रूलर के अंडर में। एंग्लो मराठा स्ट्रगल जो कि सुप्रीमेसी के लिए था। तो आपको राइज ऑफ मराठास, जैसे अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, तो वन ऑफ द स्टोन चेस्ट और जो हार्डिएस्ट एम्पायर एडवर्सरीज थे मराठास के, वो एक न्यू चांस मिलता है उनको राइज करने का पावर अपनी। और वो कंट्रोल करते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज पोर्शन कंट्री का। और उनको मिलता है ट्रिब्यूट काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ का, मतलब हालांकि डायरेक्टली तो नहीं मिलता बट हाँ उनके कंट्रोल में आ जाता है। मिडिल 18th सेंचुरी आते आते देवर इन लाहौर, मतलब उस समय फुल लाहौर थे, वो थिंक कर रहे थे रूलर बनने का नॉर्थ इंडियन एम्पायर का। और जो कोर्ट है मुगल का वहाँ पे एक वो प्ले करेंगे रोल किंग मेकर में। हालांकि इसी समय पे जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, जिसमें कि वो डिफीट कर दिए जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के थ्रू, और वो चेंज कर देते हैं पूरी सिचुएशन को। और बाद में वो फिर रीग्रुप करते हैं, रीगेन करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को विद इन अ डिकेड, और अचीव कर लेते हैं एक पोजीशन पावर वाली ही दोबारा से इंडिया में। बाजीराव फर्स्ट जो था, जो कि 1720 से 1740 तक था, वो कंसिडर करते हैं अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवास, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवास। ओके। और फिर वो एक स्टार्ट करते हैं कॉन्फेडरेसी प्रोमिनेंट मराठा चीफ के साथ, जिससे कि मैनेज कर सके रैपिडली जो ये एक्सपेंड हो रही है मराठा पावर। एंड कुछ एक्सटेंड तक अपील करते हैं क्षत्रिय सेक्शन को मराठास के, जो कि लेड करा जाता है सेनापति के द्वारा। सेनापति जो कि कौन थे? दाबोदी। और अंडर द अरेंजमेंट, यानी कि जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी उसका जो ईच प्रोमिनेंट फैमिली थे वो अंडर अ चीफ was assigned a sphere influence which he was supposed to conquer and rule, but in the name of then Maratha king Shahu. ओके। मराठा फैमिलीज के कुछ प्रोमिनेंट रूलर थे जो कि थे क्या? गायकवाड़ बड़ौदा के, भोंसले नागपुर के, होलकर इंदौर के, सिंधियास ग्वालियर के, पेशवा जो थे वो पूना का था। और जो कॉन्फेडरेसी थी वजीराव फर्स्ट की, और माधवराव फर्स्ट तक वो कोर्डिलरी वर्क करती है। बट लेकिन जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, वो हर एक चीज़ चेंज कर देती है। और जो डिफीट है वो हो जाती है पानीपत में, और बाद में डेथ हो जाती है यंग पेशवा माधवराव फर्स्ट के 1772 में। और उससे वीक हो जाता है जो कंट्रोल है पेशवा का कॉन्फेडरेसी पे। और जो चीफ्स हैं कॉन्फेडरेसी के वो यूनाइटेड होते हैं ओकेजन पे अगेंस्ट द ब्रिटिश 1775 से 1782 के बीच में। और मोर ऑफन वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें करते हैं। एंट्री होती है इंग्लिश में इनकी मराठा पॉलिटिक्स में। तो जो ईयर है बिटवीन क्या लास्ट जो सेंचुरी थी 18th सेंचुरी, द ईयर जो कि लास्ट मतलब एक तरीके से जो ईयर था बिटवीन द लास्ट क्वार्टर
18th सेंचुरी का एंड जो फर्स्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का वो विटनेस करते हैं कि जो मराठास हैं और जो इंग्लिश हैं वो एक थ्राइस करते हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, और जो इंग्लिश जो थे वो इमर्ज कर रहे थे अपने आप को विक्टोरियस लास्ट में। और जो कोज था इस कॉन्फ्लिक्ट का वो था इनऑर्डिनेट एम्बिशन, किसकी, इंग्लिश मैन की। और वो डिवाइड कर देते हैं किसको, मराठास को, और वो इनक्रेज करते हैं एक तरीके से इंग्लिश को। तो ऑब्वियसली बात है सक्सेस का ही वो था एक तरीके से आशा वगैरह हर एक चीज़, और उनको वो मिल भी रही थी। और जो इंग्लिश मैन थे वो चाहते थे कि बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश कर सकें गवर्नमेंट, किस लाइन पे, जो भी अरेंजमेंट करा गया था क्लाइव के द्वारा बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। सो ये एक सो इट वाज अ लॉन्ग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंग्लिश मैन व्हेन डिसेशन ओवर अ सेसेशन डिवाइडेड द मराठास। ओके, अभी ये मौका भी इनको मिल गया था ब्रिटिशर्स को, क्यों, क्योंकि मराठा में गद्दी के ऊपर बैठने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष ने आपस में लड़ा दिया, तो और इंग्लिशमैन को मौका मिल गया, तो ये भी अब चीज़ें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1775 से 1782 तक चलता है। जो डेथ हो जाती है माधव राव की 1772 में, तो जो इनके ब्रदर थे नारायण, इनके ब्रदर जो थे जो कि नारायण राव थे, वो सक्सीड करते हैं फिफ्थ पेशवा। और हालांकि जो नारायण राव थे वो अंकल थे रघुनाथ राव के। हाउबर नारायण राव अंकल, सॉरी, नारायण राव के जो अंकल थे रघुनाथ राव हैड इज नेफ्यू असेसिनेटेड, यानी कि वो इसको अपने भतीजे को असेसिनेट कर देते हैं और अपने आप को न्यू पेशवा बना देते हैं, नेक्स्ट पेशवा। और हालांकि ये एक लीगल हायर नहीं होते। नारायण राव की जो विडो थी गंगाबाई, वो एक बेटे को जन्म देती हैं अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। तो जो न्यू बॉर्न इन्फेंट था उसका नाम था सवाई 1 1/4। और जो माधव राव वो माधव राव एंड वो जो लीगली जो थे वो नेक्स्ट पेशवा होते हैं। तो जो 12 मराठा चीफ थे, जो कि 12 भाई थे, जो कि लेड करे जा रहे थे नाना फडणवीस के द्वारा, वो एफर्ट लगाते हैं कि ये जो इन्फेंट है इसको न्यू पेशवा बनाया जाए, ठीक है। तो जो ट्रीटी होती है, एक होती है ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर। तो जो रघुनाथ राव थे वो अनविलिंगली गिव अप करते हैं अपनी पोजीशन का और अपनी पावर का। हालांकि वो हेल्प भी लेते हैं इंग्लिश मैन से बॉम्बे वगैरह में, और साइन मतलब सॉट हेल्प फ्रॉम इंग्लिश एट बॉम्बे, और वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत उनके साथ। ऑब्वियसली आते हैं जब हेल्प करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे ही। तो 1775 में ये ट्रीटी हो जाती है। तो इस ट्रीटी में जो रघुनाथ राव है वो अपनी टेरिटरी दे देते हैं सालसेट की, बैसिन की इंग्लिश को, और जो प्रोपोर्शन होता है जो भी रेवेन्यू वगैरह का सूरत एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट का वो भी। और इसके रिटर्न में जो है इंग्लिश मैन है वो प्रोवाइड करते हैं रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर। और जो ब्रिटिश थे वो कलकत्ता काउंसिल जो थी दूसरी तरफ वो कंडेम्ड कर देते हैं इस ट्रीटी ऑफ सूरत को 1775 को, और वो अपने कॉलोनल को सेंड करते हैं पुणे में, और एक न्यू ट्रीटी करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसके अंदर में क्या होता है, जो रीजेंसी थी उसको दोबारा रिनाउंस करा जाता है रघुनाथ राव के, और उनको प्रॉमिस करा जाता है एक पेंशन का। लेकिन जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी वो रिजेक्ट कर देती है इसको, और और वो रेफ्यूजी बना देती है रघुनाथ राव को। इन 1777 में वो नाना फडणवीस जो थे वो वायलेट कर देते हैं इस ट्रीटी का, कलकत्ता काउंसिल के द्वारा जो करी गई थी। वो क्या कर देते हैं, वो फ्रेंच को पोर्ट दे देते हैं वेस्ट कोस्ट साइड पे। तो जो इंग्लिश थे वो रिटेलिएट करते हैं अपनी फोर्स को सेंड करके पुणे में, ठीक। तो जो ये कोर्ट्स ऑफ वॉर था वो क्या था कि जो इंग्लिश थे और जो मराठा आर्मी थी वो मिलती हैं आउटस्कर्ट पे पुणे के, और जो मराठा आर्मी थे वो एक लार्ज नंबर में थे सोल्जर्स इंग्लिश मैन से। तो बाद में हाईली सुपीरियर एमिनेशन एंड कैनन्स वगैरह का इस्तेमाल भी होता है। हालांकि जो मराठा आर्मी थी वो कमांड करी जा रही थी एक ब्रिलियंट जनरल के द्वारा जिनका नाम था महादजी सिंधिया, जिसको महादजी सिंधिया के नाम से भी जानते हैं। महादजी जो कि लर्ड द इंग्लिश आर्मी into Ghats mountain passes near Talgaon and trapped the English from all sides and attacked the English supply base at खोपली। मतलब कुल मिला के इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली बात है अच्छे तो होंगे ही ब्रिटिशर्स थे। तो ये पहाड़ियों में जाके छुप के इन सब पे अटैक करते हैं इंग्लिशमैन वगैरह में, और जो इनका सप्लाई बेस होता है खोपली, वहाँ पे तो बहुत तगड़े से अटैक करते हैं। तो जो मराठा जो है
वो यूटिलाइज करते हैं इस कोस्ट अर्थ पॉलिसी का और बर्न कर देते हैं फार्मलैंड को और पॉइजन कर देते हैं जितने भी ये क्या होते हैं, क्या नाम है, जो कुएं वगैरह होते हैं, खेती वगैरह को जला दिया मराठास ने। और जो कुएं वगैरह हैं उनमें जहर मिला दिया ताकि ये लोग पानी ना पी सकें और पिए तो मर भी जाएं। और इस वजह से क्या होते हैं, जो इंग्लिश हैं वो विड्रॉ कर देते हैं तालगांव से और जो मराठा जो हैं वो अटैक कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और उनको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, वापस तो जाना ही पड़ेगा और बाद में वो अपना गांव वापस ले लेते हैं वडगांव। और यहीं से जो आर्मी थी वो सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द मराठास ऑब्वियसली आते हैं, सराउंड चारों तरफ से घेर ही लिया था मराठास ने जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और उनका सारा खाना पानी वाटर सप्लाई सारा खत्म हो गया था। इंग्लिश जो है वो सरेंडर कर देते हैं मिड जनवरी 1779 में साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव। और ये जो ट्रीटी है वो फोर्स करती है बॉम्बे गवर्नमेंट को कि भाई साहब वो जितनी भी टेरिटरी एक्वायर करी गई इंग्लिशमैन के द्वारा 1775 तक वो सारी वापस कर दी जाए। और फिर होती है ट्रीटी ऑफ सलवाई जो कि 1782 में होती है। ये फर्स्ट फेज का एंड होता है स्ट्रगल के। तो जो वॉरेन हेस्टिंग है जो कि गवर्नर जनरल होते हैं कहाँ, बंगाल में, वो रिजेक्ट कर देते हैं इस ट्रीटी ऑफ वडगांव को और वो एक लार्ज फोर्स सेंड करते हैं सोल्जर्स की कॉलोनल कोडार्ड के अंदर में, जो कि कैप्चर करते हैं अहमदाबाद को 1779 में और बैसिन को दिसंबर 1780 में। और अनदर बंगाल डिटैचमेंट जो कि लीड करा जा रहा था कैप्टन पोपम के द्वारा वो कैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को अगस्त 1780 में। और फरवरी 1781 में जो इंग्लिश मैन थे अंडर जनरल कमेक वो फाइनली डिफीट कर देते हैं सिंधिया को सिपरी में। मतलब कुल मिला के देखोगे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और जो बंगाल में इंग्लिश मैन बैठे थे उन्होंने हर तरफ से अपनी आर्मी को सेंड करा और कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके लिए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वगैरह तो थी, क्योंकि उनके इंग्लिशमैन को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा सेंड करी गई। फिर सिंधिया ने एक प्रपोज करी एक न्यू ट्रीटी बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश और ट्रीटी ऑफ सालवाई जो थी वो साइन हुई मई 1782 में और ये रेटिफाई करी गई हेस्टिंग के द्वारा 1782 में और फडनवीस के द्वारा 1783 में। और जो ट्रीटी थी वो गारंटी करती थी पीस का दोनों साइड लगभग 20 सालों तक के लिए तो था ही। जो मेन प्रोविज़न थे इस ट्रीटी सालवाई के वो ये थे कि जो सालसेट था वो कंटिन्यू रहेगा किसके पोजेशन में, इंग्लिश की। और जो होल टेरिटरी थी जो कि कॉन्कर हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरिंदर 1776 में वो रहेगी। और इंक्लूडिंग बेसिन वो किसको दी जाएगी, रिस्टोर कर दी जाएगी मराठास को। गुजरात में जो फतेह सिंह गायकवाड़ थे वो रिमेन पोजेशन में रहेंगे किस टेरिटरी की, जो कि लड़ाई से पहले थी, और वो सर्व करेंगे एज अ पेशवा जैसे वो पहले कर रहे थे। इंग्लिश जो है वो शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट, यानी कि कोई भी एक आगे सपोर्ट नहीं देंगे रघुनाथ राव को। और जो पेशवा हैं उनको ग्रांट दिया जाएगा अलाउ, मतलब शुड ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस। ओके, पेशवा जो है वो अलाउंस देंगे, मेंटेनेंस अलाउंस एक तरीके से। हैदर अली जो थे वो रिटर्न कर देते हैं जितनी भी टेरिटरी ली गई थी इंग्लिशमैन के द्वारा। और नवाब ऑफ आर कोर्ट से जो इंग्लिश हैं वो एंजॉय करेंगे प्रिविलेजेस कहाँ, ट्रेड की, जैसे वो पहले कर रहे थे। और जो पेशवा हैं वो नहीं सपोर्ट करेंगे किसी अनदर यूरोपियन नेशन को भी। और जो पेशवा हैं और जो इंग्लिश हैं वो अपनी जितने भी सेवरल अलाइज हैं वो उनके साथ हमेशा पीस बना के रखेंगे। ठीक, शुड रिमेन पीस। और फिर नेक्स्ट क्या था कि जितने भी महादजी सिंधिया थे वो म्यूचुअल गारंटर रहेंगे प्रॉपर ऑब्जर्वेंस में इस ट्रीटी की। ओके, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 1805 तक चलता है। और बैकग्राउंड क्या था कि ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था वो स्टार्ट होता है सर्कमस्टेंसेस में जैसे पहले वाले में आ रहे थे। तो जो पेशवा थे माधवराव नारायण वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड 1795 में। और जो बाजीराव सेकंड थे जो कि वर्थलेस सन थे रघुनाथ राव के वो पेशवा बन जाते हैं। और जो नाना फडणवीस हैं और इस चीज़ के मतलब उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। ठीक, और वो हालांकि वो एक चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और जो डिसेशन था मराठास का प्रोवाइड करता है कि जो इंग्लिश थे उनको एक अपॉर्चुनिटी कि वो मराठा के अफेयर्स में दोबारा से इंटरवीन कर सके, यानी कि उनको तो मौका चाहिए था। और जब आपस में लड़ने लगते थे कोई लोग तो उनको दिख जाता था कि भाई ये ऐसा ही मौका इनके बीच में जाके इंटरफेयर करो। तो जो डेट थी नाना फडणवीस की वो 1800 में वो उनको एक एडवांटेज दे देती है ब्रिटिशर्स को।
यहाँ पे इनके इंटरनल मैटर्स में अफेयर मतलब इंडल्ज होने का। तो जो कोर्स ऑफ वॉर था वो क्या था, 1 अप्रैल 1801 में क्या होता है कि जो पेशवा थे वो ब्रूटली मर्डर कर देते हैं मर्डर द ब्रदर ऑफ जसवंत राव, जिसको यशवंत राव भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उनके ब्रदर को मार देते हैं, जैसे होलकर मिथुन जी, ठीक। और जो फ्यूरियस जो जसवंत थे वो फोर्स लेके जाते हैं, कंबाइंड फोर्सेस सिंधिया की एंड बाजीराव सेकंड के जो टर्मोइल था वो कंटिन्यू रहता 25 अक्टूबर 1802 तक। और जो जसवंत थे वो डिफीट कर देते हैं अपनी आर्मीज को, पेशवा की एंड सिंधियास की। कहाँ पे, हट्स पार में, जो कि पूना के पास है, और प्लेस कर देते हैं विनायक राव जो कि उनका बेटा था। विनायक राव जो कि बेटा था अमृत राव का, और ऑन द पेशवा। और जो टेरिफाइड बाजीराव सेकंड था वो भाग जाता है फ्लैट टू वेसिन, जहाँ पे 31 दिसंबर 1802 में वो साइन करता है फिर ट्रीटी इंग्लिशमैन के साथ, ट्रीटी ऑफ वेसिन। इस अंडर द ट्रीटी जो पेशवा है वो एग्री हो जाता है कि वो रिसीव करेगा कंपनी से नेटिव इन्फेंट्री, और लगभग 6,000 ट्रूप्स के आसपास, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए हालांकि इससे कम तो नहीं। और यूजुअल प्रोपोर्शन जो था फील्ड आर्टिलरी एंड यूरोपियन आर्टिलरी मैन का वो भी अटैच रहेंगे, सब परमानेंटली एसी की टेरिटरी में रहने चाहिए वो जो लोग हैं। और वो उसने क्या करा, अपनी कंपनी टेरिटरीज मतलब टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग एन इनकम ऑफ 26 लाख, सरेंडर कर दिया सूरत की सिटी को, और सारे क्लेम दे दिए, चौथ वगैरह के निज़ाम के डोमिनियंस भी एक्सेप्ट कर ली, कंपनी के आर्बिट्रेशन हर एक डिफरेंसेस जो ये क्रिएट कर रही थी इसके बीच में, निज़ाम ऑफ गायकवाड़ के बीच में। नोट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट वॉर टू विद द इंग्लिश, ओके। और टू सब्जेक्ट हिज रिलेशन विद अदर स्टेट टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश, मतलब ये इस तरीके से ये साइन करे गया। ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश मैन जो थे वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं हर जगह हर एक ट्रीटी में। रिड्यूस टू वेसलेज, यानी कि जैसे ही जो पेशवा थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस, सिंधिया भोसले वगैरह जो है वो अटेम्प्ट करते हैं सेव करने का मराठा की इंडिपेंडेंस को, लेकिन जो ये थे ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, कौन, जो इंग्लिश मैन थे अंडर आर्थर वेलेस्ली, और काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर थे, और वो हरा देते हैं जो कि आर्मीज़ होती हैं सिंधिया भोसले की, और एक अलग से सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटी करते हैं इंग्लिश मैन के साथ। 1804 में यशवंतराव होलकर जो वो एक अटैम्प्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं कोalition इंडियन रूलर्स का, जिससे कि लड़ाई होती है इंग्लिश मैन के खिलाफ, और ये जो है वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, और जो मराठास थे वो डिफीट हो जाते हैं, और उनको अपना जो था रिड्यूस करनी पड़ती है ब्रिटिश वेसलेज, और आइसोलेट हो जाते हैं एक दूसरे से। डिफीट हो जाती है भोसले की 17 दिसंबर 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव में। डिफीट हो जाती है सिंधिया की 30 दिसंबर 1803 में। ट्रीटी ऑफ सुरजी अनंगांव होती है, डिफीट हो जाती है होलकर की 1806 में। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है। और जो सिग्निफिकेंस था ट्रीटी ऑफ वेसिन का वो क्या था कि जो ट्रीटी थी वो साइन करी गई थी पेशवा के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी, हालांकि जो कि गेंस था जो कि इंग्लिश मैन के द्वारा गया था वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस था। और जो प्रोविज़न है कि इंग्लिश ट्रोप जो है वो परमानेंटली मराठा टेरिटरी में रहेंगे, वो ग्रेट स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट। और जो कंपनी थे वो ऑलरेडी उनके जो ट्रोप्स थे मैसूर में थे, हैदराबाद में, लखनऊ में, और इन एडिशन जो पूना था वो जो कंपनी ट्रूप्स थे वो इस समय पे इवनली स्प्रेड एंड कुड बी रश्ड टू एनी प्लेस विदाउट मच डिले इन टाइम्स ऑफ नीड, ओके। हालांकि जो ट्रीटी ऑफ वेसाइन थी डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द कंपनी ऑन अ प्लेटर, इट वॉज अ मेजर डेवलपमेंट। इस ऑब्वियसली बात है ये तो एक मेजर डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं के लिए, ये इतना आसान तो था नहीं उसको कब जाना, ठीक। और फिर बाद में ये अपना एक्सपेंड करते हैं इन्फ्लुएंस का एरिया। और इन द सर्कमस्टेंसेस द ऑब्जर्वेशन डेट की जो ट्रीटी है गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया में भी एग्जैजरेटेड बट अपीयर्स अंडरस्टैंडेबल, ओके। चलिए नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप इसके साथ साथ अदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरी,
सी सेट का फुल कोर्स हो चुका है और इकोनॉमिक्स भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और स्पेक्ट्रम है, लूसेंट की जीके है, तो बाकी अदर सब्जेक्ट वे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।